नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर के पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं, खबर में दम है। तो क्या कांग्रेस में सब ठीक ठाक है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस खबर में दम है कि अपनों के आगे कांग्रेस लाचार है। एक के बाद एक बयानों की बाढ़ सी आ रही है। इस बाढ़ में बढ़ रही है तो कांग्रेस की परेशानी। यह खास रिपोर्ट देखिए। अपनों का प्रहार कांग्रेस में परेशानी की बाढ़ ला रहा है। एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा मुसीबत बन जाता है। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब खेल मंत्री अशोक चांदना ने अपने ट्वीट से सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अपनों का वार, कांग्रेस में तकरार, ब्यूरोक्रेसी पर बवाल, अपनों के सवाल, नौकरशाही का बहाना, घमासान है मचाना। क्या कांग्रेस में सब ठीक ठाक है? सबसे पहले मरुधरा में ताजा सियासी बखेड़े की जड़ यानी खेल मंत्री अशोक चांदना का ट्वीट देखिए, जिसमें सवाल है सरकार पर, नौकरशाही पर और जिक्र है जलालत का। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। धन्यवाद। अशोक चांदना, खेल मंत्री। आखिरी बॉल पे छक्का मारने की हिम्मत रखता है वही खिलाड़ी होता है, और मेरे खून से खिलाड़ी हूँ। आखिरी बॉल पे भी छक्का मार सकता हूँ। वो अंदर की बात है, अंदर सब काम हो गया है। डोंट वरी। मेरे विशेषकर मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, तो कोई चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, वो कर लेंगे। इस तरीके से क्यों लिखा आपने? कोई कारण तो होगा ना? कारण तो होते ही हैं, लेकिन हर कारण आपको बताने के लिए थोड़ी है। कुछ पर्दे की बातें हैं जो पर्दे में रहनी चाहिए। इधर अशोक चांदना का ट्वीट आया, उधर विपक्ष को मौका मिला गहलोत सरकार को घेरने का। कभी हेमाराम जी धरने पर बैठते हैं, कभी भरत सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं, कभी रामनारायण मीणा जी सदन में कोई बात कहते हैं, कभी विधुड़ी कुछ कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे कुंडबे के अंदर जो अंतर्कलह अंतर्विरोध है वो अभी धुएं के रूप में है, और इसमें ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि बड़ी कहीं आग है जो किसी न किसी दिन कांग्रेस पार्टी को राजस्थान से मुक्त कर देगी। आज ऐसी परिस्थिति है कि एक मंत्री को ये कहना पड़ा कि मुझे इस जलालत वाले पद से और मुक्ति दिलाएं, तो इतनी बड़ी बात कही है, तो मुझे लगता है कि ये सामान्य बात नहीं है। कहां से चालू हो कहां खत्म हो, ये अंतर्द्वंद इतना बढ़ गया है कि प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में रहता है। मुख्यमंत्री जी भले आदमी हैं, इस कुनबे को बांधने में उनके अब तक के 42 माह गुजर गए, और इसी प्रकार ये महीने दर महीने गुजरते चले जाएंगे। कांग्रेस का ये जहाज, ये बैड परफॉर्मेंस कर रही सरकार, इससे निजात जनता को मिलेगी जब मिलेगी। मैंने इस प्रकार की आपाधापी का वातावरण आज तक नहीं देखा। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में सिलेक्टिवली कुछ लोगों को तंग किया जा रहा है। ऐसे विधायक भी बहुत सारे हैं जो उस विधानसभा क्षेत्र के वो मुख्यमंत्री हैं, वो जो चाहते हैं वो अफसर लगता है, चाहे जब हटा देते हैं, और इसके कारण निरंकुशता बढ़ी है। केवल कंट्रोल है तो उन सिलेक्टिव विधायकों का है जिनके मन माफिक अधिकारी लगते हैं। भारी भ्रष्टाचार फैल रहा है। बीजेपी ने चांदना के बहाने गहलोत सरकार को घेरा तो मोर्चा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाला। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है, हो सकता है कुछ टेंशन में आ गया हो, वो कमेंट कर दे। ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मेरे पता नहीं, मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी तो देख लेंगे। वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को। इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, देख लेंगे। मुख्यमंत्री के बाद कांग्रेस के दूसरे नेता भी सामने आए, पार्टी और सरकार का बचाव किया और बीजेपी पर पलटवार किया। मैं ये कह सकता हूं कि मुझे मेरे विभाग में आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमको कोई काम करने में तकलीफ हो रही है।
मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार शानदार काम कर रही है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी, और डेमोक्रेटिक पार्टी में जो हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि जनता की आवाज बनकर आपको लड़ना है, जनता की आवाज को उठाना है। कई बार वो आवाज बहुत तेजी से उड़ जाती है जब वो गूंज सुनाई देती है। ये कोई पुराना बीजेपी का शासन नहीं है जब दहशत में एमएलए और मंत्री मरे जा रहे थे, हालत खराब थी। आज जनता की आवाज बनकर वो बोलते हैं, लड़ते हैं, और सार्वजनिक रूप से यदि कोई बयान देते हैं तो आफ्टर ऑल उनकी आवाज को सुनना समझना यही डेमोक्रेसी है, और एक नेता को अपनी आवाज उठाने का हक है। किसी का अगर कोई काम नहीं होता है तो ब्यूरोक्रेसी कौन सी, वो अलग कोई मशीनरी है, वो भी अपने ही लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी भी, अधिकारी भी अपने ही होते हैं। तो आपस में घर परिवार होता है तो कोई बात हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी ये कर रही है। अब कांग्रेस भले ही तर्क पर तर्क दे रही है, बीजेपी को घेर रही है, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं। सवाल है कि क्या सचमुच सीएम के सचिव करते हैं विभागों के कामकाज में दखलंदाजी? गहलोत सरकार के मंत्री दिखावे के मंत्री हैं? क्या प्रदेश में जनता के चुने प्रतिनिधियों पर ब्यूरोक्रेसी भारी है? चिंतन शिविर के बाद अंदरूनी बेचैनी को बाहर आने का क्या मौका मिला है? मंत्री के असंतोष का राज्यसभा के रण पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल इन सवालों के पीछे तर्क है, क्योंकि अशोक चांदना खुलकर बोलने वालों में पहले नेता नहीं हैं। इसके पहले भी अपने बयानों से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाले नेताओं की पूरी फहरिस्त है। सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने अफसरशाही पर सवाल उठाए। एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर भी राज्य की अफसरशाही पर सवाल खड़े कर चुके हैं। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने प्रशासन पर काम न करने के आरोप लगाकर इस्तीफा दे रखा है। प्रतापगढ़ से कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा भी ट्वीट करते हुए क्रोध जता चुके हैं। तो बेगू से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भिदुड़ी भी गहलोत सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा विधानसभा में ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठा चुकी हैं। कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा था कि डीजीपी एमएल लाठर बीजेपी के इशारे पर व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी नगर निगम और जेडीए अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। हेमाराम चौधरी ने अपने क्षेत्र में काम नहीं होने का हवाला देकर विधायक पद से इस्तीफा भेजा था। कांग्रेस विधायक अमीन खान विधानसभा में सरकार पर अल्पसंख्यकों को दरकिनार करने के आरोप लगा चुके हैं। वहीं कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर खान मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई बार सीएम को पत्र लिख चुके हैं। सवाल टाइमिंग को लेकर भी है। दरअसल प्रदेश में 4 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव है। गुर्जर और आदिवासी समाज इन सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी जता रहा है। गुर्जर समाज ने तो अपनी इस मांग को लेकर प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में बड़ा सा इश्तिहार भी छपवा दिया। अब विधायक राजेंद्र भिदुड़ी और खेल मंत्री अशोक चांदना भी गुर्जर हैं, तो कांग्रेस के सचिव धीरज गुर्जर भी। तो ऐसे में क्या इन तीनों के बयान अपनी जाति से प्रेरित है? जहां तक बात गणेश घोघरा की, तो उन पर पुलिस मुकदमा दर्ज है, लिहाजा वो इसी बात से खफा है। वजह कोई भी रही हो, लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले इन बयानवीरों ने अशोक गहलोत सरकार के लिए मुश्किलें तो पैदा कर ही डाली हैं। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। अपनों के आगे कांग्रेस लाचार तो है ही, चिंता कानून व्यवस्था की भी है, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी सरकार को घेर रही है। जी हां, जोधपुर रेप कांड को लेकर के विपक्ष हमलावर है तो प्रदेश की सरकार बैकफुट पर है। यह खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में जब भी रेप की घटना होती है तो सरकार की चिंता लाजमी है, लेकिन अगर किसी महिला का रेप उस क्षेत्र में हो जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है तो सवाल भी उठते हैं, सियासत भी होती है और विपक्ष को चुनावी मुद्दा भी मिल जाता है। जोधपुर में महिला से दरिंदगी, मदद के नाम पर महिला से रेप, महिला से 4 घंटे में 2 बार बलात्कार, शर्मसार हुई सूर्य नगरी। शर्मनाक शर्मनाक
बेहद शर्मनाक। एक महिला से रेप होता है, वो भी 4 घंटे में 2 बार। उस महिला से जो ममता लुटाने बालिका सुधार गृह से भागी थी, लेकिन जोधपुर में उसकी इज्जत ही लुट गई। उसी जोधपुर में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, मदद के नाम पर हवस का खेल खेला गया। एक बार नहीं, 2 बार। राजकीय बालिका सुधार गृह है, वहां से एक युवती दिनांक 20 मई 2022 को फरार हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट वहां के अधीक्षक ने मंडोर थाने में दर्ज करवाई। उक्त युवती यहां अपने ननद के हत्या करने के केस में अभिरक्षा में भेजी हुई थी। उक्त युवती को जब दस्तयाब किया गया तो उसने इस दौरान अपने साथ 2 अलग अलग युवकों द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पे दुष्कर्म करने की बात बताई, जिसके पर्चा बयान पर पुलिस थाना मंडोर में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल 4 घंटे में मजबूर महिला के साथ हुआ 2 बार रेप। बेटी से मिलने के लिए सुधार गृह से भागी थी महिला। मदद का वादा कर दारोगा के रिश्तेदार ने किया रेप। थाने के क्वार्टर में ही किया रेप। रेप के बाद थाने से दूर सुनसान इलाके में ले जाकर छोड़ा। लेकिन महिला से दरिंदगी का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। किसी तरह थाने के क्वार्टर से तो वो निकल भागी, लेकिन फिर फंस गई एक टैक्सी ड्राइवर के चंगुल में। एएसआई के रिश्तेदार के बाद टैक्सी वाले ने किया रेप। टैक्सी ड्राइवर ने भी उठाया मौके का फायदा। अकेली जानकर मदद का दिलाया भरोसा। भरोसे का खून कर किया महिला का रेप। 4 घंटे में महिला के साथ दूसरी बार बलात्कार। हाँ, ये सुधार गृह से बाहर जाने के पश्चात जब अकेली खड़ी थी, जब एक युवक आया और उसने निवेदन किया कि भाई मुझे इस स्थान पे छोड़ना है, तो उस युवक ने उसको उस स्थान पे छोड़ने के नाम पर उसको साथ ले गया और उसके साथ ये गई और जाने के पश्चात उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने फिर वापस उसको छोड़ा और ये और आगे जाके उसको एक युवक और मिला, उसके साथ ये करीब 2.5-3 घंटा उसकी कार में साथ रही और उसके पश्चात उस युवक ने भी उसके साथ दुष्कर्म करने की बात बताई। महिला से रैप की खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने महज 24 घंटे में दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। दरअसल पीड़िता की शादी महज 14 साल की उम्र में हो गई थी। उसके एक 2.5 साल की बच्ची भी है। पीड़िता ने पारिवारिक कलह के दौरान अपनी ननद की हत्या कर दी थी। चूंकि उस समय पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए उसे बालिका सुधार गृह में रखा गया था। सवाल उठे कि वीवीआईपी क्षेत्र में दुष्कर्मियों का हौसला इतना बुलंद कैसे? थाने के क्वार्टर में रेप करने की हिम्मत कैसे? थाना देखकर सुरक्षा का एहसास कैसे होगा? मरुधरा में कानून के राज का दावा कैसे? प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावे कैसे? 4 घंटे में 2 बार रेप, सूबे में सब ठीक ठाक कैसे? सवालों की बाढ़ आई तो सियासत ने भी 4th गियर पकड़ा। क्योंकि आज राजस्थान की बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं। अस्पताल से लेकर के पुलिस थाने से लेकर के पुलिस थाने के आवासीय परिसर से लेकर के बाजार से लेकर के जो है और मंदिर तक कहीं भी राजस्थान की बेटियां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान की बेटियों के ऊपर हुए पाप और अत्याचार का घड़ा 2023 में फूटने वाला है। ये सरकार के माथे पर कलंक है। कभी पुलिस के थानों के अंदर कस्टोडियल डेथ होती है, बलात्कार होते हैं। ये पहली घटना नहीं, राजस्थान के अंदर पिछले 6 महीनों में ये दूसरी तीसरी घटना है जहां इस प्रकार एक अबला के साथ पुलिस के थाने के क्वार्टर में बलात्कार किया गया। मैं समझता हूं सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले 3.5 सालों में पूरे प्रदेश के अंदर
कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बलात्कार, हत्या, डकैती, चोरी और इस तरह की महिला का उत्पीड़न एक के बाद एक मामले आ रहे हैं। सरकार इसको नियंत्रण करने में विफल रही है कि राजस्थान के अंदर दुष्कर्म की घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए सरकार कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश के अंदर रोक पाना भी मुश्किल हो पाएगा। इसलिए कानून का डर पैदा हो, पुलिस का डर पैदा हो और अपराधी के मन मस्तिष्क के अंदर अपराध को कारित करने से पहले भी 4 बार वो सोचे। इसलिए अविलंब कार्रवाई हो, मुलजिम गिरफ्तार हो, निर्धारित समय सीमा के अंदर उनका चालान पेश हो और न्यायालय के अंदर भी एक निर्धारित समय अवधि के अंदर उनको सजा मिले, तभी जाके कानून का डर पैदा हो पाएगा। सियासत अपनी जगह पर है, हकीकत अपनी जगह पर। एक सच यह भी है कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है। सच यह भी है कि रेप के मामले में राजस्थान के हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। सच यह भी है कि बीजेपी कानून व्यवस्थाओं को लेकर लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। ऐसे में जब प्रदेश चुनावी मोड पर है तो जोधपुर रेप कांड की गूंज दूर तक सुनाई देगी। कैमरामैन शेर सिंह अरटिया के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। वहीं इधर प्रदेश में मदरसे को लेकर के महाभारत छिड़ी हुई है। बीजेपी असम के तर्ज पर मदरसों को मिलने वाली अनुदान राशि बंद करने की बात कह रही है, तो कांग्रेस बीजेपी को आईना दिखा रही है। पेश रिपोर्ट। सूबे में एक नया सियासी सवाल है। बीजेपी सवाल कर रही है राजस्थान में मदरसों को सरकारी अनुदान को लेकर के। बीजेपी का सवाल है प्रदेश की सरकार से, कांग्रेस से। इस पूरे मामले को लेकर के अगर देखा जाए तो राजस्थान में मदरसों को सरकारी अनुदान को लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाया है कि यहाँ पर भी असम का फॉर्मूला अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है, जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बीजेपी से सवाल किया है कि आपके शासनकाल में मदरसों को अनुदान क्यों दिया गया था। मदरसा अनुदान पर देवनानी का सवाल, असम फॉर्मूला राजस्थान में क्यों नहीं? लेकिन उसको सरकारी अनुदान देना तो मैं समझता हूँ सरकारी पैसे का यह धार्मिक शिक्षा के लिए उपयोग करना है, जो कतई न्यायोचित नहीं है। कांग्रेस का पलटवार, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मदरसे पर महाभारत। वो चाहते हैं कि इस प्रकार की चीजें करके देश में माहौल खराब किया जाए, सद्भावना खराब की जाए। जी हां, एक बार फिर राजस्थान में मदरसे पर महाभारत छिड़ा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के मदरसे पर दिए उस बयान को लेकर जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने छोटे बच्चों को मदरसे में शिक्षा दिए जाने का विरोध किया है। ये मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मदरसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने मदरसा के लिए सरकारी अनुदान पर सवाल उठाया। वासुदेव देवनानी ने ट्वीट कर कहा, असम में ही क्यों, राजस्थान में क्यों नहीं? असम में मदरसा बंद। सरकार के अनुदान प्राप्त मदरसा सिर्फ एक धर्म विशेष की शिक्षा कैसे दे सकता है? भारत के हर विद्यार्थी को धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक शिक्षा मिलनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा माता पिता घर में दिलाएं। अगर उन्हें जरूरी लगता है तो देश में सबके लिए प्राथमिक शिक्षा स्कूल है। मदरसे में सरकारी अनुदान से धार्मिक शिक्षा क्यों? धीरे धीरे सारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है और इसकी दुहाई कांग्रेसी देने में कभी पीछे नहीं रहते। वही कांग्रेसी आज अपने राज्यों में जो इस प्रकार का भाव रखते हैं कि मदरसों के लिए, बच्चों के लिए फीस माफ़ करना, कभी उनके लिए किसी प्रकार की घोषणाएं करते रहना, तो उसकी तुलना में नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले, समान रूप से शिक्षा मिले, सब बच्चों में समानता का भाव आए, तो ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा सकते? जबकि सरकारी स्कूल जगह जगह खुले हुए हैं, तो ये मदरसे अलग चलाने की आवश्यकता कहाँ है? और यदि किसी को चलाने की आवश्यकता भी है तो वह अपने धार्मिक और व्यक्तिगत स्तर पर ज़रूर चलाएं, समाज चलाए, लेकिन उसको सरकारी अनुदान देना तो मैं समझता हूँ सरकारी पैसे का यह धार्मिक शिक्षा के लिए उपयोग करना है, जो कतई न्यायोचित नहीं है। वासुदेव देवनानी का मदरसे पर बयान आया तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई।
देवनानी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा, देवनानी को माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने की आदत है। साथ ही बीजेपी से सवाल भी पूछा कि आखिर पिछले बीजेपी शासन के दौरान मदरसों को अनुदान क्यों दिया गया था। उनकी सोच बड़ी होनी चाहिए, सेकंड छोटी सोच के लोग हैं, उनको समझना चाहिए जब वो उनकी खुद की सरकार थी तब ये कार्यक्रम चले, हॉस्टल्स भी खुले हैं, मदरसों को अनुदान भी मिले हैं। उस समय जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं उनके पास समाज कल्याण और ये अल्पसंख्यक विभाग था, उस समय उन्होंने क्यों नहीं सोचा। हम चाहते हैं कि आज लगभग मदरसों के अंदर 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो कम से कम उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। आज शिक्षा का अधिकार सबको दे रहे हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको अधिकार नहीं है क्या? दरअसल राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ करके जब पाठ्यक्रम के अंदर से गैसे गणेश को हटा करके गैसे गमला कर दिया गया तो इन हालात के अंदर बुनियादी तालीम देने वाले मदरसों में सरकारी इमदाद से कुरान और हदीस की धार्मिक तालीम क्यों दी जा रही है और इन तमाम मदरसों को सरकारी अनुदान क्यों दिया जा रहा है। हालांकि वासुदेव देवनानी के अपने ही तर्क हैं। हमने कभी कोई अल्पसंख्यक विरोधी बात नहीं कही। हमारा सारे समाजों को, सब वर्गों को साथ लेने का मोदी जी का प्रयास है और हम भी उसी प्रकार से करते हैं। और आज मोदी जी जो चाहे समाज में स्वच्छता का अभियान हो, चाहे उज्ज्वल योजना हो, चाहे शौच मुक्त भारत हो, उसे कभी नहीं सोचा कि केवल बहुसंख्यकों के लिए काम करना है। उन्होंने अल्पसंख्यकों को भी वही सुविधाएं दी जो बहुसंख्यकों को दी। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो सबको समान रूप से देखती है और समान रूप से उपयोग करती है। यह तो केवल कांग्रेस है जो वोट बैंक समझ करके उनका उपयोग करती आई है। हमने कभी भी उनको वोट बैंक नहीं समझा। हम तो समान नागरिक के रूप में उनके साथ रह करके सब और कदम उठा रहे हैं। हालांकि मदरसे पे महाभारत की राजस्थान में ये कोई पहली कहानी नहीं है। इससे भी पहले कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में अगर 5 मई 2022 की घटना को देखा जाए तो प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा फरमान सामने आया था जिसमें राजस्थान में 5वीं बोर्ड तक के रजिस्टर्ड मदरसों में बुनियादी तालीम हासिल करने वाले बच्चों को एग्ज़ाम फीस माफ़ कर दी गई थी। 5वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों को जब अगर देखा जाए तो प्रदेश के करीब 25,674 परीक्षार्थियों को 10,26,960 रुपये वापस करने का फैसला किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी ने तब भी हंगामा किया था और काफ़ी विरोध किया गया था। अब असम फॉर्मूला राजस्थान में मदरसों में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, इस पूरी बात को लेकर के राजस्थान सरकार से एक सवाल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी के साथ ही खबर में दम है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।